नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ गुजरात के भरूच में बड़ा हादसा हुआ है। कोविड सेंटर में आग से 16 मरीजों की मौत हुई है। पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल में यह आग लगी थी। कोविड केयर वार्ड से आईसीयू तक यह आग पहुंच गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग की आशंका। गुजरात के भरूच में यहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। कोविड सेंटर में आग से 16 मरीजों की जान चली गई है। पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल में आग लगी। ये तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कोविड केयर वार्ड से आईसीयू तक ये आग वहां पर पहुंच गई। कई मरीजों को वहां पर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो गुजरात के भरूच से इस वक्त की बड़ी खबर। कोविड सेंटर में आग से 16 मरीजों की मौत हुई है। पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल में यह आग लगी थी। कोविड केयर वार्ड से आईसीयू तक यह आग वहां पर पहुंची है। कई मरीजों को सुरक्षित निकाला गया है। आज से वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू होगा। इसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगेगी। यूपी में आज से सिर्फ 7 जिलों में ही 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टीकाकरण की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिन जिलों में 9000 से ज्यादा कोरोना केस हैं, सिर्फ उन जिलों में ही आज वैक्सीनेशन होगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में ही वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। तो 18 प्लस को आज वैक्सीन लगनी है और लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज ये तमाम जिले हैं जहां पर 7 जिले हैं जहां पर आज वैक्सीनेशन की ड्राइव स्टार्ट की जाएगी 18 प्लस के लिए। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं। श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर्वेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रामगोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर्वेश, आपके पास आएंगे, बताइए क्या तैयारी है इस बार, किस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन वहां पर होगा, कितने सेंटर्स वहां पर बनाए गए हैं? देखिए अनुपम, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि 18 साल से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और पूरे देश में इस अभियान की शुरुआत हो रही है। यूपी में 7 शहरों में इसकी शुरुआत हो रही है, जैसा अभी आपने बताया, और प्रयागराज उन जिलों में शामिल है क्योंकि यहां पर 9000 से ज्यादा केसेस हैं। कुल 10 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आज वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। 4 ग्रामीण इलाके में है, 6 शहरी इलाके में, और कुल आज 3000 लोगों को पहली डोज दी जाएगी। और इसमें जो सेशंस किए गए हैं, कहीं पर 4 सेशन है, कहीं पर 2 सेशन है, कहीं पर 1 सेशन है। एक सेशन में करीब 100 लोगों को डोज दी जाती है। तैयारी यहां पर पूरी कर ली गई है। 11 बजे जो महिला अस्पताल है डफरिन, वहां पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। अधिकारियों ने कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी जो थी उसका जायजा लिया है। कोवैक्सीन आज लगाई जाएगी युवाओं को, और सबसे बड़ी बात है कि इसका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है। सभी जो युवा हैं जिनको आज वैक्सीनेशन किया जाना है उनको मैसेज बाकायदे भेजा गया है और वो अपने तय सेंटर्स पर जहां के लिए वो अलॉट हुए हैं वहां पर जाएंगे और उनको वैक्सीन लगेगी। और 11 बजे से 5 बजे शाम तक ये वैक्सीन लगनी है और आज इसकी शुरुआत प्रयागराज संगम नगरी में भी होने जा रही है। इनमें जो अस्पताल है उनमें जो है मेडिकल कॉलेज है, तेज बहादुर सप्रू टीबी अस्पताल है, डफरिन है, रेलवे अस्पताल है, इन तमाम अस्पतालों में आज वैक्सीनेशन की तैयारी यहां पर की गई है और आज पूरे एहतियात के साथ और जागरूकता के साथ इस कार्यक्रम को कराया जाएगा। और उसके बाद आगे चरण में अन्य अस्पतालों में, चूंकि प्रयागराज में 97 सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, जिसमें 84 ग्रामीण है और अन्य जो है वो शहरी है, तो सभी सेंटर्स पर धीरे धीरे करके इसका प्रसार बढ़ाते हुए वैक्सीनेशन की शुरुआत तीसरे चरण की जाएगी। जी अनुपम। बिल्कुल सर्वेश, बने रहिए हमारे साथ। शबाब हमारे साथ राजधानी लखनऊ से हैं। शबाब, अगर वहां की बात करें तो लखनऊ में किस तरीके की तैयारी है और प्रशासनिक अमला किस तरह से रणनीति बना रहा है? देखिए अनुपम, अब सारी रणनीतियां जो हैं वो बन चुकी हैं। अब से थोड़ी देर के बाद वैक्सीनेशन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। 18 से 44 साल की उम्र के बीच के लोगों को जो है आज से वैक्सीनेशन लगेगा। जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जाएगा इनका रजिस्ट्रेशन पहले ही कराया जा चुका है। पिछले 2-3 दिनों से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। लखनऊ के KGMU सेंटर के बाहर हम लोग खड़े हैं। अंदर ही जो है थोड़ी दूर पर वो सेंटर है जहां पर लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा।
राजधानी लखनऊ के 10 सरकारी अस्पतालों को अभी जो है वैक्सीनेशन के रूप में चुना गया है। प्रदेश भर के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा और चूंकि मुख्यमंत्री की निगरानी में खुद ये सारा काम हो रहा है, लिहाजा मुख्यमंत्री आज किसी भी अस्पताल का औचक निरीक्षण कर सकते हैं, इसलिए सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी हैं। धीरे धीरे लोग भी जो वैक्सीनेशन कराने वाले हैं वो सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और ये बात लोगों में भी अब थोड़ा उत्साह पैदा कर रही है। लोग जो युवा हैं, जो नए उम्र के लड़के हैं, वो भी ख़ास तौर से इस वैक्सीनेशन में हिस्सा लेने के लिए हमने देखा था कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन में जो है वो उमड़े थे अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। कई बार तो चूंकि देश भर में एक ही साइट से रजिस्ट्रेशन हो रहा था, लिहाजा कई बार तो साइट भी क्रैश हुई। उन सब के बावजूद बहुत बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में युवाओं की टीकाकरण के लिए, लिहाजा अब जो युवा हैं, जो 18 से 44 साल के बीच के लोग हैं, उनका वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो रहा है और ये एक बड़ी कोशिश है इस कोविड महामारी के बीच लोगों को वैक्सीनेशन कराने की। अनुपम, एक खास बात आपको बता दूं कि जो 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा था वो चलता रहेगा, वो जो है बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। मतलब जो नया वैक्सीनेशन का काम है उससे पुरानी कोई भी चीज़ बाधित नहीं होगी। नए वैक्सीनेशन के लिए अलग सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर लोग वैक्सीनेशन करा सकेंगे, लेकिन जो 45 साल से ऊपर के लोग लगवा रहे थे, जिनको दूसरी डोज लगनी थी, उन सब का वैक्सीनेशन जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। बिल्कुल शबाब, हम आएंगे आपके पास। श्याम भी हमारे साथ कानपुर से हैं। श्याम, बताइए वहां पर क्या तैयारी है, कितने सेंटर्स पर आज वैक्सीन लग रही है और उसके लिए प्रशासनिक अमले ने क्या तैयारी की है? देखिए अनुपम, बता दें कि कानपुर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि कल देर शाम तक प्रशासनिक अधिकारियों को यह जानकारी नहीं थी कि वैक्सीनेशन होगा या नहीं होगा और होगा तो क्या रूप होगा, लेकिन कुल मिलाकर के कानपुर में 15 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से 11 शहरी क्षेत्र में है और 4 ग्रामीण इलाकों में है। इन सेंटरों में वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा और कुल मिलाकर के 3000 और हर सेंटर में 200 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हम आपको बता दें कि हम जागेश्वर अस्पताल में बने एक वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हुए हैं। दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और कुछ युवा भी इसमें शामिल है जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें हालांकि कई लोग यहाँ पर ऐसे भी आ गए हैं जिनके पास मैसेज नहीं आया है कि उन्हें किस सेंटर पर जाकर के वैक्सीनेशन कराना है, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन आज होना है। वो लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुँच रहे हैं, लेकिन कानपुर में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो सुबह 11 बजे के बाद शुरू होगी। उर्सला अस्पताल में बाकायदा इसका उद्घाटन होगा और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना इसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ जो सेंटर है वहाँ पर आज 45 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आज से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो उसके लिए यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें बाकायदा जानकारी दी गई है कि आज 18 से 44 साल के लोगों का ही वैक्सीनेशन होगा और जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जिन्हें आज की तारीख दी गई है वही यहाँ पर आए, उनका वैक्सीनेशन होगा। और जो 45 साल के लोगों का जो के ऊपर का टीका यहाँ लग रहा था वो आज नहीं लगाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के राहत की बात यह है कि 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जिस तरीके से आज 3000 लोगों का वैक्सीनेशन कानपुर में होगा और आगे आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी, ज्यादा से ज्यादा युवा इससे लाभान्वित हो पाएंगे। और बिल्कुल श्याम, हम आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से। उपेंद्र, अगर वहां की बात करें तो वीकेंड लॉकडाउन में किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और किस तरीके से लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जा सकते हैं? देखिए अनुपम, इस वक्त हम काशी कमांड सेंटर के बाहर हैं जहां पर इस वक्त जो है तैयारी चल रही है। 12 बजे से टीकाकरण होना है और केवल 17 ही केंद्रों पर ये टीकाकरण होगा, जो मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। इन 17 केंद्रों पर CSC, PSC के साथ महिला अस्पताल है और आयुर्वेद अस्पताल है और जो रामनगर वो है। तो 17 केंद्रों पर होगा। 12 बजे से दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक टीका सत्र चलेगा। जो पहले एक बात कही गई थी कि 60 निजी केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा 18 से 45 साल की आयु वर्ग के बीच के लोगों को, लेकिन कल शाम तक ये तय नहीं हो पाया क्योंकि जो अधिकतर करीब 43 अस्पताल जो हैं 43 हॉस्पिटल वो कोविड अस्पताल में तब्दील हैं। तो ऐसे में सभी अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर ये देर शाम अपर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद ये हुआ कि 17 केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। अब जो पहले से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद स्लॉट बुक करने की जो बात थी वो देर शाम तक रजिस्ट्रेशन तो हो रहे थे और रेफरेंस आईडी भी मिल रही थी, लेकिन ये स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा था कि आपको किस केंद्र में जाना है, कितने बजे तक। वो पशुपेश कल शाम को ही बना था, वो पशुपेश अभी भी बना हुआ है।
लेकिन इन सब के बीच आज 17 केंद्रों पर जो है टीका का शुरुआत करेंगे टीका साथ, और ये सारे जो केंद्र हैं वो सरकारी हैं और बात कहा जा रहा है कि यहाँ पर निःशुल्क टीका लगेगा। अब देखना ये होगा कि अभी इस वक्त करीब 8:30 बज के आसपास हो रहा है, तो 12 बजे से जो तैयारी है उसको कैसे मुकम्मल किया जाए, क्योंकि अभी इन 17 केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है और मीटिंग लगातार चल रही है और 12 बजे तक ये कहा जा रहा है कि टीका सत्र शुरू हो जाएगा। तो 12 से 5 में ये टीका सत्र चलेगा। फिलहाल सारे CSC, PSC और जो महिला अस्पताल और जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर टीका लगेगा। इससे अलग जो सेपरेट व्यवस्था जो पहले से ही चल रही है 45 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए टीकाकरण, वो टीकाकरण अपने ही निर्धारित सत्र पर चलेगा, उनका टीका निःशुल्क होगा। लेकिन ये जो आज से शुरू हुआ है 18 से 45 साल के बीच के लोगों के लिए, युवाओं के लिए टीका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही साथ हम रुख करेंगे गोरखपुर का। रामगोपाल हमारे साथ हैं। रामगोपाल, अगर गोरखपुर की बात करें तो कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, और वीकेंड लॉकडाउन में जो लोग अपने घरों से निकलेंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, उनको कोई रोकेगा नहीं, इसके लिए उन्हें क्या दिखाना होगा? बिल्कुल अनुपम, गोरखपुर में भी आज से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और गोरखपुर में सबसे बड़ी बात यह है कि कुल 10 सेंटर बनाए गए हैं, एक जिला महिला अस्पताल को बनाया गया है और 10 और 9 PSC को बनाया गया। यहाँ पे आज जो टारगेट रखा गया है वो टारगेट 2000 लोगों को टीका लगाने का रखा गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज से जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले टीका लगा रहे थे उनको यह परमिशन नहीं दिया गया है कि अब वो टीका आगे लगाएंगे। ये आगे जब आदेश आएगा तो फिर उनको टीकाकरण दिया जाएगा, लेकिन आज से वो लोग टीकाकरण बिल्कुल बंद कर देंगे। 45 सेंटरों पे 45 साल के ऊपर वालों को जो टीका लग रहा था वो यथावत चलेगा। ADG जोन खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने पूरे दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई टीका लगवाने जा रहा है और वो पुलिस वालों से कह रहा है कि मैं टीका लगवाने जा रहा हूं तो उसको रोका ना जाए। साथ ही ADG जोन ने लगातार जो जितने भी पुलिस कप्तान है उनको निर्देशित किया है कि भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, जो टीकाकरण केंद्र है उस पर भी विशेष नजर रखी जाए। यानी कि अगर एक तरफ स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस भी इस तैयारी में जुटी हुई थी कि टीकाकरण आसानी से हो, कोई दिक्कत ना हो। तो वो तैयारियां लगभग यहां पे पूरी कर ली गई हैं। अब इंतजार है कि 11 बजने का, जिसके बाद 11 बजे से यहां पे टीकाकरण की शुरुआत होगी और ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि एडिशनल CMO नंदकिशोर का कहना है कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं किया जाएगा, जिनका पहले मैसेज है उन्हीं को टीका लगाया जाएगा और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी तक शेड्यूल नहीं आया है। अनुपम, रामगोपाल, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए। और साथ ही साथ उपेंद्र आपका, शबाब आपका, सर्वेश आपका, श्याम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स ग्राउंड जीरो। स्वागत है। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 8 बजे से 3 दिनों का लॉकडाउन लग चुका है। अब ये मंगलवार सुबह तक चलेगा। लॉकडाउन को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लॉकडाउन को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन में देखा गया था कि कर्फ्यू के बावजूद लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस बार कर्फ्यू का पालन ठीक से हो, उसके लिए रणनीति तैयार की गई है। वहीं ताजनगरी आगरा में भी प्रशासन और पुलिस ने सख्ती की तैयारी की है। जो डिफरेंस आया है वो अवधि का आया है, साथ ही साथ मानवीयता के साथ उस कोविड कर्फ्यू का पूरी तरह से अनुपालन कराया जाएगा। मेरी नागरिकों से भी अपील है कि वे भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। यह उनके ही अपने स्वास्थ्य के लिए है और इस एनफोर्समेंट एक्टिविटी में प्रशासन का, पुलिस का पूरा सहयोग प्रदान करें। जो भी गाइडलाइंस हैं वो बड़ी स्पष्ट हैं। उसमें एसेंशियल सर्विसेज को इससे मुक्त रखा गया है। तो उन एसेंशियल सर्विसेज को मुक्त रखते हुए जो आम नागरिक हैं बिना किसी पर्पस के इधर उधर ना निकलें और इन 3 दिनों में वो उस कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइंस को फॉलो करें। आगरा से खबर है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। कार वर्कशॉप में लगी भीषण आग। आग लगने से 5 कार जलकर खाक हो गई हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। थाना एतमादपुर इलाके की यह घटना है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। कार वर्कशॉप में आग लगी है जिसमें आप देख सकते हैं कि कई कारें वहां पर जल गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आगरा की एक खबर जहां पर 5 कार जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें आगरा की आपकी स्क्रीन पर जहां पर कार वर्कशॉप में
आग लग गई। आग का तांडव देखने को मिला है। आग की लपटें आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रामपुर से बड़ी खबर इस वक्त है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। केमिकल से भरे ड्रमों में ब्लास्ट हुए हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शहजाद नगर इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर रामपुर की, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। आग की लपटें साफ तौर पर देख सकते हैं। किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। बुलंदशहर में बस और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है। खबर है कि डिबाई थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के संबलपुर गांव के पास यह हादसा हो गया। इस हादसे में कार सवार 7 लोगों में से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। बुलंदशहर हादसे पर दुख जताया है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। घायलों को हर संभव सहायता के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के हादसे पर दुख जताया है। घायलों को हर संभव सहायता के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बड़ी पहल की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने जामनगर रिफाइनरी के जरिए विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। रिलायंस की पहल का सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वागत किया है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए एलएमओ का उत्पादन किया और अब यह 700 मीट्रिक टन और बढ़ गया है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए रहा, जो पिछली साल इसी तिमाही से दोगुना है। पिछले साल इस तिमाही में मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में रिलायंस की कंसोलिडेटेड आय 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही, जो पिछली तिमाही से 24.9% ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने नतीजों पर खुशी जताते हुए कहा कि चौथी तिमाही में पेट्रोलियम और केमिकल कारोबार के साथ रिटेल कारोबार में भी मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस दौरान कंपनी के डिजिटल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। चौथी तिमाही में कंपनी के ऑयल टू केमिकल कारोबार की आय में तिमाही आधार पर 2.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 10,108 करोड़ रुपए पर रही है। इसी तरह सेगमेंट में ईबीआईटीडीए तिमाही आधार पर 16.9% की बढ़त के साथ 11,407 करोड़ रुपए पर रहा है, लेकिन इस सेगमेंट की ईबीआईटीडीए मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट की कमजोरी देखने को मिली है और यह 11.3% पर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 7 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से लाभांश का भी ऐलान किया है। इस साल कंपनी के शेयर में अभी तक 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि पिछले एक साल में इस शेयर में 43.4% की रैली देखने को मिली है। रिलायंस की डिजिटल सर्विस से आय 3,000 करोड़ से बढ़कर 22,628 करोड़ हो गई है, जबकि रिटेल बिजनेस से आय 41,296 करोड़ रुपए की हुई है। इसके अलावा जियो का नेट मुनाफा 3,508 करोड़ रुपए, जो पिछले साल के मुकाबले 47% ज्यादा है। चौथी तिमाही में जियो की आय 18,278 करोड़ रुपए हुई है, जबकि आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो का हाई स्पीड इंटरनेट कोरोना काल में भारतीयों के बहुत काम आया है। मुकेश अंबानी के मुताबिक जियो के हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा रिलायंस ने कोरोना काल में 75,000 नई नौकरियां भी दी हैं।